फ्रेंड्स, मैं लॉ ऑफ एविडेंस का 13 लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सरकमस्टांशियल एविडेंस, पारिस्थितिक साक्ष्य। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, पारिस्थितिक साक्ष्य, सरकमस्टांशियल एविडेंस। तो एक एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस हुआ, आई विटनेस हुआ, जो अपनी आंख से देखा या अपने मुंह से जो कुछ कहा आपने, आपके सामने घटना घटी। दूसरे तरीके के एविडेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परिस्थितियां खुद बोल देती हैं कि कैसे घटना घटा होगा। और जैसे मैंने बताया था आपको, जब डिस्कस कर रहे थे रेस जस्टी, तो अगर रेस जस्टी आपके समझ में आ गया है तो सरकमस्टांशियल एविडेंस रेस जस्टी का एक जीनस है। इसलिए पहले हम अंतर करते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस में, रेस जस्टी में और सरकमस्टांसेस ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, समव्यवहार की परिस्थितियां जो डाइन डिक्लेरेशन में होती हैं। तीनों एक तरीके से कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत माइनर डिफरेंसेस तीनों में है। तो जो सरकमस्टांशियल एविडेंस होता है बहुत ब्रॉडर होता है। सरकमस्टांसेस ऐसे भी हो सकती हैं जो हो सकता है सेक्शन 5 to 35 के बीच में, 55 के बीच में ना आए। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि सरकमस्टांशियल एविडेंस की जो चेन होती है वो रेस जस्टी से बाहर भी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए इस चीज को लेकर के। अब जो दूसरा वर्ड आता है सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, समव्यवहार की परिस्थितियां। मैंने आपको बताया था डाइन डिक्लेरेशन में, काज ऑफ डेथ हो या समव्यवहार की ऐसी परिस्थितियां हो जिनमें डेथ काज हुई होगी। तो अब ये सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एक ही चीज हो गई, लेकिन ये सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वर्ड तब आएगा जब किसी की डेथ काज होगी, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो सरकमस्टांशियल एविडेंस एक जनरल एविडेंस है। रेस जस्टी जब चेन सरकमस्टांसेस की सेक्शन 5 to 55 के बीच में बनेगी तो रजिस्ट्री होगी, रेस जस्टी होगी। और जब उससे भी नैरो जाएंगे, जब किसी की डेथ काज होगी, तो उन सरकमस्टांसेस को जो सेक्शन 32 क्लास 1 में लाइन डिक्लेरेशन होने के लिए जरूरी है कि सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो ऐसे सरकमस्टांसेस हो जिसमें डेथ काज हुई होगी। तो तीनों कॉन्सेप्ट एक हैं। सरकमस्टांशियल एविडेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, रेस जस्टी उससे नैरो कॉन्सेप्ट है जो केवल 5 to 55 में शो करे सरकमस्टांसेस को, और 32 उससे भी नैरो है जो केवल डाइन डिक्लेरेशन के समय जो सरकमस्टांसेस होंगे उसे कहते हैं सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द डेथ। अब तीन अंदर करने के बाद अब एक कहावत है जो एग्जामिनेशन में यही आती है स्टेटमेंट कि ए पर्सन कैन टेल ए लाई बट सरकमस्टांसेस नॉट। कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती। तो इसमें सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके लिए सेशन दिए थे रेस जस्टी में या पाकनारायण स्वामी का केस, ये सारे सरकमस्टांशियल एविडेंस है। रेस जस्टी का सेशन दीजिएगा और आर वर्सेस रिचर्डसन का स्टेटमेंट दीजिएगा जिसमें लड़की को रेप करता है। वो तमाम परिस्थितियों को जोड़िएगा जब, तो आपको लगेगा कि वो रिलेवेंट है। इसी तरीके से जब पाकनारायण स्वामी को देखेंगे तो भी एक कड़ी जोड़ती है। ये सारी जो इलस्ट्रेशंस हैं ये सरकमस्टांशियल एविडेंस के हैं, आप इसमें दे सकते हैं। अब इसमें लीडिंग केस है जिसमें जैसे पंचतत्व कहा जाता है, पंचशील कहा जाता है। 5 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे। शरद बिरदी चंद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1964 का केस है। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए। पहला प्रिंसिपल तो ये था कि अगर कोई भी इवेंट हो,
कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई ऑफेंस हो, तो सर्कमस्टांसेस इतनी इमिनेंट होनी चाहिए, इतनी सन्निकट होनी चाहिए सब व्यवहार के, कि हर पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करती हो। अगर एक पॉसिबिलिटी भी रह जाती है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस रेलेवेंट नहीं होता। तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्री में एक चेन होती है, ए कड़ी, बी कड़ी, 3 कड़ी, तो ऐसे ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन होती है। चेन के अगर एक भी थ्रेड टूट जाए तो वो उसकी वैल्यू बहुत कमजोर हो जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की रेलेवेंसी तभी होगी जब सर्कमस्टांसेस की चेन ऐसी बनती हो कि जो फैक्ट इन इशू का एक पक्ष हो, उसने ऑफेंस किया है नहीं किया है, जिस पक्ष में कोई भी कोर्ट डिसाइड करना चाहे उसको वो जो कड़ी है, जो चेन है, उसको वहां तक पहुंचाए। अगर एक चेन भी, एक थ्रेड भी मिस हो गया तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट का कंक्लूजन है वो पूरे तरीके से जो अपोजिट कंक्लूजन होगा उसको एक्सक्लूड करे और कोर्ट के कंक्लूजन को फुल्ली सपोर्ट करे। ये पहला हाइपोथेसिस थी जो इस केस में की गई थी, शरद बेरीचंद वाले केस में। दूसरा ये है कि चेन कंप्लीट होनी चाहिए और अनब्रोकन होनी चाहिए। कोई भी पॉसिबिलिटी, कितना भी तेज हवा का झोंका हो, कैसा एविडेंस आप कोर्ट के सामने ले जाए, लेकिन जो चैन ऑफेंस की बनती हो, वो चैन पे कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, वो चैन टूटनी नहीं चाहिए। तीसरा, जो चैन बने, चैन का केवल कंजक्योर ना हो, केवल संशय नहीं है, क्योंकि संशय कभी प्रूफ का शेप नहीं ले सकती है। तो संशय ना हो बल्कि पूरी तरीके से प्रूव्ड हो। एक ही चीज को बार बार कह रहे हैं घुमा करके जजमेंट में, इसलिए कह रहे हैं बार बार ताकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वैल्यू पूरी बनी रहे। और चौथा पॉइंट यह है कि जो चेन बने वो चेन लास्ट तक मेंटेन रहे। जैसे कोई एविडेंस आया, लास्ट मोमेंट पर कोर्ट के सामने किसी ने कहा साहब हमारे पास दूसरा एविडेंस है, तो चेन टूट गई, फिर कोर्ट उसको अलग तरीके से प्रूव करेगा, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर सर्कमस्टांशियल चेंज इतनी अनब्रोकन है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगे हैं, तभी वो चेन की वैल्यू होगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जो 5 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, आप देखेंगे एक ही बात को बार बार एम्फसाइज करके कोर्ट कह रही है। इसलिए कह रही है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में केवल सर्कमस्टांसेस होती है। अगर कहीं आपने मर्डर किया है, किसी ने मर्डर को देखा नहीं होता, चोरी किया है, किसी ने चोर को देखा नहीं होता, केवल उसके रुमाल के आधार पर, सिगरेट के टुकड़े के आधार पर, उसकी हैबिट के आधार पर, उसके पैरों के निशानों के आधार पर, और उस दिन घर में था कि नहीं था, वो कितने लोगों से मिला, क्या स्टेटमेंट दिया, फरार हो गया था, ये सारी चेन जब आप बना के देखेंगे जो अनब्रोकन हो, तभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा। इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आप एविडेंस में दे सकते हैं। 3 तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जैसे आफ्ताब हुसैन वर्सेस स्टेट का केस था, 2009 का केस था। इसमें 5 साल की बच्ची का रेप हुआ था और अक्यूज घर से गायब हो गया था। अक्यूज और बच्ची के परिवार के लोग पड़ोसी थे और अक्यूज का घर में आना जाना था। बच्ची की लाश उसके घर के सामने मिली। उसके कपड़ों में सीमेन पाए गए, जो वीर्य पाए गए, वो अक्यूज के थे। और अक्यूज ने अपने जीजा से, जो गांव का मुखिया भी था, जो विक्टिम का पड़ोसी भी था, उससे कहा जी अगर मुझे आप छुड़ा लेंगे तो मैं सही बात बता दूंगा। ये सारे चेन आप देखेंगे हमें इशारा कर रही हैं कि मर्डर अक्यूज ने किया होगा और अक्यूज के अलावा किसी ने नहीं किया होगा। इसमें बहुत अच्छा केस आया है धर्मदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये 2015 का केस है, आपने सुना होगा, बड़ा चर्चित केस था ये। इसमें एक विदेशी महिला स्विट्जरलैंड से टहलने आती है और होटल में ठहरती बनारस में। इसके बाद उसका जो रिक्शा से जाती है स्टेशन,
और वहां से गायब हो जाती है और महीनों नहीं मिलती है। तो इसमें देखिए कड़ियां क्या थी, वो बनारस में आई थी, ऑटो रिक्शा में गई थी। ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि जब हम स्टेशन छोड़ने गए वहां पर एक आदमी था और दोबारा जब मैं सवारी लेकर के पहुंचा स्टेशन पर, दूसरी सवारी लेकर के, तो एक आदमी के साथ वो खड़ी थी। जब पूछा पुलिस ने पहचान सकते, बोला मैं पहचान लूंगा। उसने पहचान लिया धर्मदेव को और उसने कहा कि उस धर्मदेव के साथ वो लेडी जो विक्टिम थी, जो डिसीज थी, मर गई थी, वो इस गाड़ी में बैठी थी। फिर जब पकड़ा गया धर्मदेव को तो पुलिस को अपने घर ले गया। उसने लाश को दिखाया कि मैंने यहाँ गाड़ा है। लाश की हड्डियां मिली। हड्डियों का जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया गया तो उसके दांत, उसके माँ बाप, विक्टिम के माँ बाप जब इंडिया आए ढूंढने के लिए, तो रिपोर्ट जब देखा गया तो उसका डेंजर था, जो हड्डियां थी वो उसके माँ बाप की हड्डियों से बहुत मिलती थी। जब डीएनए टेस्ट कराया गया, ये सारे टेस्ट, जो सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिस बात को इशारा करती है कि मर्डर अक्यूज ने किया होगा और अक्यूज के अलावा किसी ने नहीं किया होगा। थैंक यू।